हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ज्ञान सागर कोचिंग इंस्टीट्यूट में। तो जैसा कि हमने सब्जेक्ट हिंदी के लिए वर्णमाला पढ़ना स्टार्ट किया था और आज वर्णमाला का अपना पार्ट नंबर 2 है। तो पहली क्लास में हमने वर्णमाला में वर्ण को पढ़ा था। वर्ण क्या होते हैं तो हमने आपको बताया था कि वर्ण किसी भी भाषा की वह छोटी इकाई, वह लघुत्तम इकाई होती है जिसके टुकड़े ना किया जा सकें। ठीक है। और जब इन्हीं ध्वनियों को हम क्या करते हैं, एक क्रम में व्यवस्थित कर देते हैं, तो जो क्रम आपका मिलता है ये क्या कहलाता है, आपका वर्ण माला कहलाता है। ठीक है। और ध्यान दीजिए, हमने आपको बताया था कि हिंदी वर्णमाला में अगर हम बात करें तो कुल 52 वर्ण होते हैं। कितने? 52 वर्ण, जिनको अध्ययन की सहजता के लिए हमने 2 वर्गों, एक तो स्वर और दूसरा व्यंजन में कैटेगराइज किया था। ठीक है। और यहाँ पर हमने स्वर को डिफाइन करना चालू किया था कि स्वर स्वर वे वर्ण होते हैं जो निर्बाध होते हैं, निर्विघ्न होते हैं तथा स्वतंत्र होते हैं। अर्थात हिंदी वर्णमाला के वे वर्ण जो बिना किसी अन्य वर्णों की सहायता के उच्चरित हों, क्या कहलाएंगे? स्वर कहलाएंगे। इसके बाद हमने आपको बताया था कि ऐसे वर्ण जो निर्बाध मतलब जिनको बोलने के लिए ना किसी भी प्रकार की किसी अन्य वर्णों की आवश्यकता ना हो। ठीक है। वो क्या कहलाएंगे? आपकी स्वर कहलाएंगे। इसी प्रकार से अगर हम आपको बताए थे क्या कि प्रारंभ में स्वरों की संख्या कितनी थी, तो आपने कहा था प्रारंभ में स्वरों की संख्या थी कितनी? 13। लेकिन अगर हम पूछें वर्तमान में स्वरों की संख्या कितनी है, तो वर्तमान में स्वरों की संख्या कितनी है? 11 है। ठीक है। इसके बाद हमने उच्चारण, समय तथा मात्रा काल के आधार पर स्वर के भेद पढ़ा था, जिसमें हमने हस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर के बारे में पढ़ा था। हमने बताया था कि जो हस्व स्वर होते हैं वही आपके क्या कहलाते हैं? मूल स्वर कहलाते हैं। जैसे आपका ह्रस्व अ, ह्रस्व ई, ह्रस्व उ, ह्रस्व री। ठीक है। ये सब क्या है आपके, बताइए? मूल स्वर हैं। फिर नेक्स्ट में हमने अयोगवाह पढ़ा। और आज की क्लास को अगर देखें तो आज की क्लास में हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं होस्ट के आधार पर स्वर के भेद। यानी होस्ट के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं, आज की क्लास में ये बात हम लोग क्या करेंगे, सीखेंगे। तो चलते हैं बिना किसी देरी के आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि होस्ट के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं, तो भाई होस्ट के आधार पर स्वर के कितने भेद? 2 भेद। एक होता है अवृत्तमुखी और दूसरा होता है क्या? वृत्तमुखी। अवृत्तमुखी अवृत्तमुखी मतलब ऐसे वर्णों को, जब आप मतलब ऐसे स्वरवर्ण जिनको बोलने के लिए होस्ट गोलाकार ना हो। ठीक है। ऐसे स्वरवर्ण जिनको बोलते समय होस्ट गोलाकार ना हो, वो क्या कहलाएंगे? अवृत्तमुखी। और ऐसे स्वरवर्ण जिनको बोलते समय होस्ट गोलाकार हो, वो क्या कहलाएंगे? वृत्तमुखी। अगर अवृत्तमुखी स्वरों की बात किया जाए तो अवृत्तमुखी स्वर के अंतर्गत आपका ह्रस्व अ, दीर्घ अ, ह्रस्व ई, दीर्घ ई, ए, ऐ, ये सारे स्वर वर्ण जो होते हैं ये आपके अवृत्तमुखी स्वर के अंतर्गत आते हैं। अगर वृत्तमुखी की बात करूं तो जैसे आप देखिए, बोल के देखिए, उ ऊ, ओ औ ना। तो ये जब आप वर्ण को उच्चरित करते हैं ना, तो आपके होंठ कैसे होते हैं? जैसे गोलाकार शेप बनता है। और यही कारण है कि उ ऊ, ओ औ को वृत्तमुखी वर्ण बोला जाता है, वृत्तमुखी स्वर वर्ण बोला जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये पसंद आ रहा होगा। और अगर क्लासेस आपको पसंद आ रही हैं, अगर पहली क्लास आपको पसंद आई हो और आपके लिए लाभदायक साबित हो रही हो, तो भाई ज्ञान सागर कोचिंग इंस्टीट्यूट को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अगर अभी तक आपने नहीं किया है, तो पहला काम आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर लें। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। और आज की नेक्स्ट स्लाइड है आपकी, कह रहा है कि संयुक्तता के आधार पर स्वर के भेद। ठीक है। तो संयुक्तता के आधार पर अगर हम स्वर के भेद की बात करें
तो संयुक्तता के आधार पर भी स्वर के कितने भेद? 2 भेद। पहला आपका हो जाएगा असंयुक्त स्वर और दूसरा आपका हो जाएगा संयुक्त स्वर। असंयुक्त के अंतर्गत आपका मैंने बताया था कि असंयुक्त होंगे क्या? जो मूल स्वर होंगे वही आपके क्या होंगे? असंयुक्त स्वर होंगे। ठीक है। मूल स्वर के अंतर्गत आपका हर्ष आ, हर्ष ई, हर्ष उ, री आता है और संयुक्त स्वर के अंतर्गत आपका ए, ऐ, ओ, औ। ठीक है। ए, ऐ, ओ, औ। ये क्या हो जाएंगे आपके? संयुक्त स्वर। इसी प्रकार अगर हम बात करें अनुनासिकता, अनुनासिकता के आधार पर स्वर के भेद की बात करें तो अनुनासिकता के आधार पर स्वर के 2 भेद होते हैं। पहला जो होता है वो अननुनासिक या जिसको आप निरनुनासिक के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। अननुनासिक या निरनुनासिक है क्या? तो मुख से ही उच्चारण होता है, यानी ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण मुख से ही होता है, मतलब इसमें नाक इन्वॉल्व आपकी नहीं होती है। ऐसे स्वर वर्ण क्या कहलाएंगे? अननुनासिक कहलाते हैं या फिर इन्हीं को आप निरनुनासिक भी कह देते हैं। ठीक है। जैसे अननुनासिक के अंतर्गत आपका हर्ष अ, हर्ष ई और हर्ष उ आता है। और अनुनासिक की बात करूं तो अनुनासिक ऐसे स्वर वर्ण होते हैं जिनको बोलने के लिए मुख तथा नाक दोनों से ही आपका उच्चारण होता है। जैसे जैसे ये अंग हो गया, उ हो गया। ठीक है। जैसे आप बोलिए अंगना, उंगली ना, तो इनको बोलने के लिए ना आप मुख और नाक दोनों ही चीजों का क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। बिना मुख और नाक के उच्चारण के आप अननुनासिक वर्णों का या ध्वनियों का उच्चारण नहीं कर सकते हैं। ठीक है। चलते हैं आगे। तो ध्यान दीजिए, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में कई बार रिपीटेड है कि सभी स्वर जो होते हैं भाई अल्प प्राण तथा सघोष होते हैं। तो अभी ध्यान दीजिए, अल्प प्राण हमने नहीं पढ़ा है। आगे की क्लास में यानी आज की ही क्लास में आगे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं और सघोष होते हैं। अभी के लिए आपको केवल इतना याद रखना है कि सभी स्वर कैसे होंगे? अल्प प्राण होंगे। और कैसे होंगे? सघोष होंगे। तो आपसे प्रश्न पूछा जाए कि स्वर कैसे हैं? तो आप बताएंगे अल्प प्राण हैं। ठीक है। और कैसे हैं? सघोष हैं। तो सभी स्वर जो होंगे ना वो आपके कैसे होंगे? अल्प प्राण होंगे। और कैसे होंगे? सघोष होंगे। अभी देखिए, यहाँ तक आपका ना ओवरऑल स्वरों का जो वर्गीकरण था वो कंप्लीट होता है। और अब हम स्टार्ट करते हैं कि व्यंजन ध्वनियां क्या होती हैं। ठीक है। तो अगर व्यंजन ध्वनियों की बात की जाए कि हिंदी में व्यंजन ध्वनियों का क्या मतलब है, तो व्यंजन जो होते हैं भाई अपूर्ण होते हैं। व्यंजन कैसे होते हैं? अपूर्ण होते हैं। और इन अपूर्ण ध्वनियों को स्वर की सहायता से पूर्ण किया जाता है। ठीक है। तो एक लाइन में अगर आपसे कोई पूछे कि व्यंजन क्या है, तो आप कहेंगे व्यंजन अपूर्ण ध्वनियां होती हैं और इन अपूर्ण ध्वनियों को पूर्ण करने के लिए स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। अगर हम बात करें कि व्यंजन का शुद्ध रूप क्या होता है, तो व्यंजन का शुद्ध रूप किसी भी वर्ण पर ये जैसे हलंत लगा हुआ रहता है तो ये क्या होता है? व्यंजन का शुद्ध रूप। जैसे हलंत का, हलंत खा, ग ना, ये सब क्या है? आपके व्यंजन के शुद्ध रूप होते हैं। अब ध्यान दीजिए, अगर आपसे पूछा जाए मूल व्यंजनों की संख्या, तो मूल व्यंजनों की संख्या आप बताएंगे कितना? 33, जिन्हें मुख्यतः 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है। तो जैसे देखिए, स्वर में आपने पढ़ा था कि स्वरों की संख्या कितनी है, तब आपने कहा था 11। प्रारंभ में स्वरों की संख्या कितनी थी, तब आपने कहा था 13। वर्तमान में स्वरों की संख्या कितनी है? 11। अमात्रिक स्वर कितना है? 1 हर्ष। ठीक है। और मात्रिक स्वर कितने होते हैं? तो 10। ठीक है। हर्ष तो आपका अमात्रिक स्वर है। ऐसे ही अगर आपसे पूछ लिया जाए कि व्यंजन की संख्या कितनी है, तो व्यंजन की संख्या आप बताएंगे कितना? 33 है, जिसको 3 पार्ट्स में 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। पहला जो वर्ग है आपका स्पर्श व्यंजन है। ठीक है। कादयोः मावसानयोः स्पृष्टा। ठीक है। ऐसे ही अगर अंतस्थ व्यंजन की बात करें तो दूसरा वर्ग जो होगा वो क्या हो जाएगा? अंतस्थ व्यंजन। और ऊष्म संघर्षी व्यंजन। तो आगे हम लोग देखेंगे कि स्पर्श व्यंजन
क्या हैं और कितने होते हैं, ऐसे ही अंतस्थ व्यंजन क्या हैं और कितने होते हैं, और ऊष्म और संघर्षी व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, हमने कहा कि व्यंजन जो होते हैं, व्यंजन की जो मूल संख्या है वो कितनी है, 33 है, जिसको 3 पार्ट्स में आपका डिवाइड किया गया है। पहला आपका स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतस्थ व्यंजन और तीसरा ऊष्म या संघर्षी व्यंजन होता है। ठीक है। अगर स्पर्श व्यंजन की बात करूं तो स्पर्श व्यंजन जो होते हैं वो का से लेकर वर्ण का से लेकर मां तक के सारे वर्ण आपके क्या कहलाते हैं, स्पर्श व्यंजन होते हैं। और अगर स्पर्श व्यंजन की संख्या पूछी जाए तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या होती है 25। ठीक है। अभी इन संख्याओं को ना हम डिटेल में सीखेंगे कि कितने क्या होते हैं, जब आपको मैं वर्ग पढ़ाऊंगा और उच्चारण स्थान के बारे में पढ़ाऊंगा तब। ठीक है। ऐसे अंतस्थ व्यंजन की अगर बात करूं तो अंतस्थ व्यंजन जो होता है आपका या, रा, ला, वा, ये सब क्या है आपके अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। ऐसे ही अगर ऊष्म या संघर्षी व्यंजन की बात करें तो ऊष्म या संघर्षी व्यंजन आपका श, 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 हा, श, श, स, हा। ठीक है। ये क्या है आपका ऊष्म संघर्षी व्यंजन है। अभी ध्यान दीजिए, अगर आपसे ध्यान दीजिए यहाँ पर एक बात आप नोट करिएगा कि ऊष्म या संघर्षी व्यंजन पूछेगा तब आपको श, 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 ह बोलना पड़ेगा। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि स्पर्श संघर्षी क्या है तो स्पर्श संघर्षी आपके च, छ, ज, झ, ये क्या है आपके स्पर्श संघर्षी हैं। ध्यान दीजिएगा, या और वा आपके अर्ध स्वर हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपसे पूछा जाए कि अर्ध स्वर किसे कहेंगे, अर्ध स्वर, तो अर्ध स्वर के अंतर्गत आपका क्या आएगा बताइए, या और वा। या और वा को आप क्या बोलते हैं, अर्ध स्वर बोलते हैं। कि अगर आप पूछा जाए कि या किन वर्णों के संयोग से बना है तो या आपका हर्ष ई और हर्ष आ के संयोग से या बना है। और यही कारण है कि या क्या कहलाता है, अर्ध स्वर कहलाता है। रा, अगर रा की बात करूं तो री प्लस आ, री प्लस आ मिल के आपका बना है क्या, रा। ठीक है। और रा को ध्यान दीजिएगा, बहुत फेमस नाम है, इसको लुंठित या प्रकंपित आप बोलते हैं। ठीक है। आपसे पूछेगा कि निम्न में से रा है, एक ऑप्शन आपका दिया रहेगा लुंठित या दिया रहेगा प्रकंपित। तो जहां पर आप लुंठित देखेंगे उसको टिक करेंगे, जहां पर आप प्रकंपित देखेंगे उसको टिक करेंगे, या दोनों है तो आप कोई एक विकल्प बोथ चूज करेंगे। ठीक है। ऐसे अगर ला की बात करूं तो ला का जो नाम है वो पार्श्विक है। ठीक है। आपसे पूछेगा कि निम्न में से कौन सा वर्ण पार्श्विक वर्ण है, तब आपको चूज करना है ला। ठीक है। और ला की अगर बात करूं तो ली प्लस आ से मिलकर आपका ला बना हुआ है। वैसे अगर वा की बात करें तो ऊ प्लस आ मिलके क्या बना हुआ है, ऊ प्लस आ मिलके आपका वा बना हुआ है। और वा को भी आप क्या कहते हैं, अर्धस्वर कहते हैं। क्या कहते हैं, अर्धस्वर। तो या वा आपके अर्धस्वर हैं। रा आपका लुंठित या प्रकंपित है। ला की बात करूं तो ली प्लस आ से ला आपका एक पार्श्विक वर्ण है। क्या है, एक पार्श्विक वर्ण है। तो एक बार फिर से आप देख लीजिए कि व्यंजनों की मूल संख्या कितनी है, तो 33 है। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म संघर्षी व्यंजन। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो 25 वर्ण जो है वो आपके क्या है, स्पर्श व्यंजन है, जो कि का वर्ण से लेकर मां वर्ण तक आपके कुल 25 वर्ण पड़ते हैं। ऐसे ही अंतस्थ व्यंजनों की संख्या की बात करूं तो अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी है, 4 है। और ऊष्म संघर्षी व्यंजन शा, श, सा, हा की अगर मैं बात करूं तो इनकी संख्या भी 4 है। और एट लास्ट अगर आप देखेंगे तो 25, 4, 29, 4, 33, यानी कुल जो मूल वर्ण है, मूल व्यंजन है, उनकी संख्या कितनी है, 33। ऐसे ही मैंने आपको बताया कि अगर आपसे स्पर्श संघर्षी की बात किया जाएगा तब आप चा, छा, जा, झा बोलेंगे। और या वा कोई पूछे तो या वा क्या है, आपके अर्ध स्वर हैं। रा आपका लुंठित या प्रकंपित है। ला आपका क्या है, पार्श्विक है। चलते हैं नेक्स्ट आगे की ओर। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे पूछे कोई कि संयुक्त व्यंजन क्या है, संयुक्त व्यंजन, तो ध्यान दीजिएगा संयुक्त व्यंजन क्या है,
दो भिन्न व्यंजनों के संयोग से बनता है। ठीक है, तो जो संयुक्त व्यंजन होते हैं भाई, वो दो भिन्न व्यंजनों के संयोग से बनते हैं। और अगर हिंदी वर्णमाला में आपसे पूछा जाए कि संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो आप कहेंगे संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है, 4 है। जैसे च, त्र, ज्ञ और स्र, ये आपके क्या कहलाते हैं, संयुक्त व्यंजन है। ठीक है, और ध्यान दीजिए, इनके संयोग से ना हर बार आपका एग्जाम में, मतलब ऐसा कोई सा भी वनडे एग्जाम भाई जहां पर आपकी हिंदी पूछी जाती होगी, इस 4 लाइन से ना आपका एक प्रश्न डन है, पूछा ही जाता है। और अभी हाल ही में देखिए आरओ यारो का एग्जाम हुआ था, जहां पर आपका ज्ञ, ज प्लस इया पूछा गया था। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर छतरी वाले छ की बात किया जाए, तो ये हलंत का प्लस सा के योग से बनता है। किससे बनता है बताइए, हलंत का प्लस सा। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कभी कभी एग्जाम में आपको ऐसे ना देखे, हलंत का प्लस मूर्धन्य सा प्लस हर्ष आ, ऐसे भी दिया रहता है। तो जो भी जैसा भी विकल्प रहे आप वैसे चूज करेंगे। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है कि आपको एक विकल्प में हलंत का प्लस सा ऐसे दे दिया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, अभी अभी हमने पढ़ा था कि जो किसी भी वर्ण का शुद्ध व्यंजन रूप होता है, वो क्या होता है, उसके ऊपर हलंत लगा होना आवश्यक है। ठीक है, अगर किसी व्यंजन में अगर किसी व्यंजन में आपका हलंत नहीं लगा है, इसका मतलब उसमें स्वर वर्ण क्या हुआ है, इंक्लूड किया गया है। ठीक है, जैसे अगर का को ऐसे ही लिख दिया जाए बिना हलंत के, तो इसका मतलब ये हलंत का प्लस आ लिखा हुआ है। ठीक है, हलंत का प्लस आ लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए ऐसे ही अगर त्रा की बात करूं, तो त्रा हलंत ता प्लस रा से मिलकर बना हुआ है, या आप कह सकते हैं हलंत ता प्लस हलंत रा प्लस हरस्व आ के संयोग से आपका क्या बना है, त्रा है। और हमने यही तो पढ़ा कि ऐसे वर्ण जो दो भिन्न व्यंजनों से बनते हैं, वो आपके क्या कहलाएंगे, संयुक्त व्यंजन। और ज्ञा ज्ञा की बात करें तो हलंत जा प्लस इया के संयोग से आपका ज्ञा बना हुआ है, या इसी को आप हलंत जा प्लस हलंत इया प्लस हर्ष आ के संयोग से आपका ज्ञा बना हुआ है। ध्यान दीजिए, ये वाला स्रा भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एग्जाम में कई बार ये भी पूछ लिया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, तालव्य सा प्लस रा के योग से आपका स्रा बना हुआ है, या आप बोल सकते हैं हलंत तालव्य सा प्लस हलंत रा प्लस हरस्व आ के संयोग से आपका स्रा बना हुआ है। ठीक है, ध्यान दीजिए, अगर आपसे कोई पूछेगा संयुक्त व्यंजनों की संख्या, तो संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है, 4। और कौन कौन से, छतरी वाला छ, त्र, ज्ञ और स्रा, ये आपके क्या है बताइए, ये आपके संयुक्त व्यंजन है। इसके बाद आपसे बहुधा प्रश्न पूछ लिया जाता है कि उत्क्षिप्त व्यंजन क्या है, या फिर द्विगुण व्यंजन के बारे में बताइए। तो ड़ा और हा, ये आपके दो वर्ण ऐसे हैं जिनको आप उत्क्षिप्त या द्विगुण बोलते हैं। जैसे सड़क ना, तो जो ड़ा आया है यही क्या है, आपका उत्क्षिप्त या द्विगुण है। जैसे आप बोलिए प्रतापगढ़, तो जो हा शब्द यूज हो रहा है, यही क्या है, आपका उत्क्षिप्त है या फिर द्विगुण है। ठीक है, ऐसे ही आपसे पूछा जाएगा कि आगत व्यंजन क्या है। तो ध्यान दीजिए, आगत व्यंजन ना अरबी भाषा से और अंग्रेजी भाषा से दोनों आए हैं। तो अरबी भाषा से का, ख, ग, ज, फ, ये सब क्या है, आपके आगत व्यंजन है। और ध्यान दीजिएगा, आगत व्यंजन का हिंदी में सर्वप्रथम प्रयोग राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने किया था। किसने किया था, तो आप बोलेंगे शिव प्रसाद सितारे हिंद, शिव प्रसाद सितारे हिंद ने सर्वप्रथम हिंदी में, हिंद, ठीक है, सर्वप्रथम हिंदी में क्या किया था, आगत व्यंजन का प्रयोग किया था। ऐसे ही अगर अंग्रेजी में बात करें, तो अंग्रेजी में आपका जा, फ, ये कैसे हैं, अंग्रेजी भाषा से आए हुए आगत व्यंजन है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, फिर से समझिए कि अगर आपसे कोई पूछे कि संयुक्त व्यंजन कितने हैं, तो आप कहेंगे संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी है, 4 है। संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी है, 4 है। जैसे छतरी वाला छ, त्र, ज्ञ, स्र। अगर कोई पूछे छतरी वाला जो व्यंजन है वो किन वर्णों के संयोग से बना है, तो हलंत का प्लस सा के संयोग से। ऐसे ही त्रा हलंत ता प्लस रा, और ज्ञ हलंत जा प्लस इया
और स्रा तालब विस्सा प्लस रा के संयोग से मिलकर बना है। ठीक है। उत्क्षिप्त या द्विगुण व्यंजन की बात करें तो ड़ा अढ़ा ये आपके क्या है, उत्क्षिप्त व्यंजन है। और आगत व्यंजन की अगर बात करें तो का, खा, गा, जा, फा, जिसमें जा और फा जो है आपके ये अंग्रेजी भाषा से आए हुए आगत व्यंजन है। ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि क्लासेस आपको समझ में आ रही होंगी और आप अगर इनको बार बार रिवाइज कर रहे होंगे, देख रहे होंगे, तो ये आपके मन मस्तिष्क में ना एज इट इज जैसे बोली जा रही है वैसे आसानी से सेव होती जा रही होंगी। ठीक है। चलते हैं अगला देखते हैं। तो अगला चीज आपसे कहा है कि प्राणत्व के आधार पर स्वर के भेद बताइए। ठीक है। तो प्राणत्व के आधार पर अगर आपसे स्वर के भेद पूछे तो ये दो प्रकार के होते हैं। पहला आपका होगा अल्प प्राण और दूसरा होता है महाप्राण। ठीक है। पहला क्या होता है, अल्प प्राण, और दूसरा होगा महाप्राण। और ध्यान दीजिए, अल्प प्राण और महाप्राण आपको समझने से पहले ना हल्का सा मैं एक वर्ग बता देता हूं कि हिंदी वर्णमाला में 5 वर्ण हैं। ध्यान दीजिए, एक तो 5 वर्ग है, एक आपका का वर्ग है, दूसरा चा वर्ग है। क्या है? चा वर्ग है। का, चा, टा, ता, पा। ठीक है। टा वर्ग है, ता वर्ग है, और इसी तरीके से आपका क्या है, पा वर्ग है। ठीक है। ये 5 वर्ग हैं और यही पांचों वर्ग जो है आपके स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। और प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण आते हैं। का, खा, गा। का वर्ग में आपका अगर देखेंगे तो का, खा, गा, घा, अंगा। चा वर्ग की अगर बात करेंगे तो चा, छा, जा, झा, इया। टा वर्ग में अगर हम बात करेंगे तो टा, ठा, डा, ढा, ड़ा। ता वर्ग में ता, था, दा, धा, ना। और इसी प्रकार पा वर्ग में पा, फा, बा, भा, मा। ठीक है। तो यही तो आपने अभी लिखा भी था कि स्पर्श व्यंजन का से लेके कहाँ तक होता है, माँ तक होता है, जिनकी संख्या कितनी होती है बताइए, 25। ठीक है। तो इसको मैं बता क्यों रहा हूँ, इसको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अल्प प्राण और महाप्राण में ना इनका यूज होना है। ध्यान दीजिए, सबसे पहले पहला प्रश्न जो आपका इस स्लाइड से बन सकता है वो ये है कि प्राणत्व के आधार पर स्वर के कितने भेद हैं। तब आप कहेंगे प्राणत्व के आधार पर स्वर के कितने भेद हैं, 2 भेद हैं। पहला अल्प प्राण और दूसरा क्या है, महाप्राण। कोई पूछेगा कि अल्प प्राण से आप क्या समझते हैं, तो आप कह दीजिएगा किसी भी वर्ग का पहला वर्ण, तीसरा वर्ण या फिर पांचवा वर्ण क्या कहलाता है, आपका अल्प प्राण कहलाता है। फिर से बोलिए, अल्प प्राण क्या है, किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण अल्प प्राण कहलाता है। वैसे ही अगर आपसे पूछे कि महाप्राण क्या है, तो किसी भी वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण कहलाता है। जैसे एक एग्जाम्पल के तर्क पर अगर हम लें तो का वर्ग की अगर हम बात करें, का वर्ग, तो का वर्ग में आपका का, खा, गा, घा और अंगा, ये 5 वर्ण होते हैं। ठीक है। ये क्या होते हैं, 5 वर्ण आपके होते हैं। ठीक है। अभी ध्यान दीजिए, ये आपका पहला वर्ण है, ये आपका तीसरा वर्ण है, और ये आपका पांचवा वर्ण है। तो हमने यही तो कहा किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण जो होगा वो क्या कहलाएगा बताइए, अल्प प्राण कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अल्प प्राण। जबकि दूसरा और चौथा वर्ण जो होगा वो आपका क्या कहलाएगा बताइए, तो वो आपका कहलाएगा महाप्राण। ठीक है। तो यही बात हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण आपका अल्प प्राण होगा, जबकि दूसरा और चौथा वर्ण क्या होगा, आपका महाप्राण होगा। अल्प प्राण क्या चीज है, अल्प प्राण ऐसा चीज है कि ऐसा जैसे कोई ध्वनि है, कोई वर्ण है, या ऐसी व्यंजन ध्वनिया, ऐसी व्यंजन या स्वर ध्वनिया, या आप इनको केवल वर्ण ही कहिए ज्यादा ठीक पड़ेगा। ठीक है। ऐसे वर्ण जिनको बोलने में प्राण वायु कम निकले, ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण समय में प्राण वायु कम निकले, ठीक है, वो क्या कहलाएगी आपकी बताइए, अल्प प्राण कहलाएगी। ठीक है। अल्प मीन्स वैसे भी आप जानते हैं कम होता है। ठीक है। अच्छा, तो एक चीज तो हमने बताया कि स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत किसी भी स्पर्श व्यंजन यानी वर्गों के टर्म में अगर हम बात करें तो किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा। इसके अलावा अंतस्थ व्यंजन, और अभी अभी मैंने आपको बताया था कि अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है बताइए, 4। वो क्या है, या,
र, ला, वा। ठीक है, या, रा, ला, वा। तो ये क्या है, अंतस्थ व्यंजन जो होंगे ये भी क्या होंगे, आपके अल्प प्राण होंगे। तो यहाँ से आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, आ से अंतस्थ और आ से अल्प प्राण। ठीक है, तो ये सब कंफ्यूजन जो है आप ऐसे मतलब अपने बुद्धि विवेक का यूज करके ना हल्की सी ट्रिक बना लीजिएगा। कैसे, आ से अंतस्थ व्यंजन और आ से ही क्या है, अल्प प्राण। जनरली देखिए एग्जाम का जो लेवल है ना वो अब हल्का सा टफ हो गया है। पहले आपसे पूछा था कि पहला, तीसरा, पांचवा। अभी पूरी दुनिया ना ये रट के बैठी है किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण अल्प प्राण होता है। तो एग्जामिनर करता क्या है कि यहाँ से प्रश्न पूछ के यहाँ से आपसे प्रश्न पूछेगा कि यार अलावा में कोई एक दे देगा और पूछेगा कि निम्न में से बताइए कि कौन सा वर्ण अल्प प्राण है। ठीक है, सभी स्वर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यही बात मैं अभी आपको बता रहा था। ठीक है, कि सभी स्वर जो होते हैं वो क्या होते हैं, अल्प प्राण होते हैं। ठीक है, तो अल्प प्राण के अंतर्गत सभी स्वर आ जाएंगे और सभी स्वरों में 11 स्वर जो होते हैं वो क्या हो जाएंगे, आपके क्या हो जाएंगे बताइए, अल्प प्राण हो जाएंगे। ठीक है, और इसको लास्ट में मैंने क्या किया है, एक ही पॉइंट पर इन सारी बातों को लिखा है कि जैसे किसी भी वर्ग का पहला वर्ण, तीसरा वर्ण, पांचवा वर्ण, सभी अंतस्थ व्यंजन, सभी स्वर क्या कहलाते हैं बताइए, अल्प प्राण। यानी एक लाइन में अगर आपसे कोई पूछे कि अल्प प्राण क्या है, तो आप कहेंगे किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण, अंतस्थ व्यंजन, सभी स्वर क्या कहलाएंगे, अल्प प्राण कहलाएंगे। महाप्राण की बात करूं तो ऐसे वर्ण जिनको बोलने पर प्राण वायु ज्यादा निकलती हो वो क्या कहलाएंगे, महाप्राण कहलाएंगे। ऊष्म व्यंजन, जैसे आपने ऊष्म व्यंजन की भी संख्या कितना पढ़ा है, 4। तो ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आपने क्या पढ़ा है बताइए, श, श, स, ह, स, श, स, ह। ठीक है, ये क्या है आपके बताइए, ऊष्म व्यंजन है। और ध्यान दीजिएगा, किसी भी वर्ग का दूसरा या चौथा वर्ण, दूसरा और चौथा वर्ण आप क्या कहेंगे, महाप्राण बोलेंगे। यानी एक बात में अगर आपको बताना हो एक लाइन में, तो किसी भी वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण तथा सभी ऊष्म व्यंजन महाप्राण कहलाते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको अल्प प्राण और महाप्राण का कॉन्सेप्ट भी समझ में आया होगा। इसके बाद अगर हम बात करें कि स्वर तंत्री में कंपन या झनकार के आधार पर वर्ण के भेद, तो ध्यान दीजिएगा, जब आप किसी भी ध्वनि का उच्चारण करते हैं ना, तो आपके साउंड बॉक्स जो आपके गले में लैरिंग्स के नाम से जाना जाता है, इस पर क्या होता है, एक नाद उत्पन्न होती है। और इस नाद के आधार पर, या फिर ध्यान दीजिए, नाद के आधार पर भी अगर आपसे प्रश्न पूछेगा तो कितने, तो 2 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं भाई, 2 भेद होते हैं। पहला जो हो जाएगा आपका अघोष हो जाएगा और दूसरा प्रकार आपका क्या हो जाएगा, सघोष हो जाएगा। तो अघोष के लिए आप एक कोटेशन याद रखिए, 12। तो अघोष बोलिए तो आप 12 बोलिए, अघोष 12 और सघोष 345। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, कुछ बातें हैं ना जिनको आपको एज इट इज ऐसे ही रट लेना है। जैसे अल्प प्राण जब आप बोले तो आपके मन से निकलना चाहिए 135। जब आप महाप्राण बोले तो आपके मन से निकलना चाहिए 24। जब आप अघोष बोले तो आपके मन से निकलना चाहिए 12 और सघोष बोले तो 345। ध्यान दीजिएगा, अगर अघोष की बात करूं तो अघोष क्या है, जब स्वर तंत्री में कंपन ना हो। ठीक है, यानी ऐसे वर्ण जिनको बोलने पर आपके स्वर तंत्री में कोई कंपन ही ना हो, ऐसे वर्ण क्या कहलाते हैं, अघोष कहलाते हैं। ठीक है, अघोष। ठीक है, तो जैसे ध्यान दीजिएगा, किसी भी वर्ग का पहला तथा दूसरा वर्ण आपका क्या कहलाएगा बताइए, अघोष कहलाएगा। और तीनों सा क्या होते हैं आपके, अघोष हैं। आप बोलिए सा, सा, श ना। तो इनको बोलने में देखिए, आप अपने गले पर जब हाथ रखेंगे ना तो कोई नाद उत्पन्न नहीं होता है। और इसलिए हम क्या कहते हैं कि तीनों सा कैसे हैं, अघोष हैं। तीनों सा कैसे हैं, अघोष हैं। किसी भी वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण कैसा होगा, अघोष होगा। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं घोष या सघोष या नाद की बात करूं तो किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा, वर्ण आपका क्या कहलाएगा, नाद कहलाएगा या सघोष कहलाता है। और सघोष वर्ण वे वर्ण हैं जिनको बोलने में क्या होता है,
कंपन उत्पन्न होता है, ठीक है। जिनका उच्चारण करते समय आपके गले में या फिर आपके साउंड बॉक्स में क्या होता है, कंपन या झनकार उत्पन्न होता है, ऐसे वर्णों को आप क्या बोलते हैं बताइए, घोष या सघोष बोल देते हैं। तो घोष वर्ण है क्या, तो आपने अभी अभी सीखा कि किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण क्या कहलाएगा, आपका घोष कहलाएगा या सघोष कहलाएगा। या, रा, ला, वा ये क्या है, आपके अंतस्थ हैं, साथ में ह, साथ में ह। ध्यान दीजिएगा, आप यहाँ पर ऊष्म नहीं बोले हैं, क्योंकि ह जो है ना, ध्यान दीजिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। यहीं पर आपको एग्जामिनर फंसाने का प्रयास करेगा। ह जो है आपका सघोष है। हाँ बोलिए, पूरा गला भाई जैसे होता ना, झनकार उत्पन्न होता है, ठीक है। तो आप जैसे कहीं पर फंस जाइए ना, तो वहां पर आप इस वाले कॉन्सेप्ट का भी यूज कर लीजिएगा। देखिए, सा बोलिए, सा बोलिए ना, तो यहाँ पर आपके गले में मतलब ज्यादा कंपन नहीं होता है। कंपन ज्यादा नहीं होने का मतलब नहीं ही होता है, ना के बराबर होता है। और हा बोलिए तो एक मतलब कंपन क्या होती है कि ज्यादा होती है, ठीक है। तो हा क्या है आपका बताइए, सघोष वर्ण है, ठीक है। तो अगर मतलब प्रश्न पूछा जाए कि सघोष वर्ण कैसे आप याद करेंगे, तो सुनिए कैसे याद करेंगे। किसी 345 कोड याद करिए आप। 345 क्या बता रहा है, किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण तथा या, रा, ला, वा प्लस हा तथा सभी स्वर, तथा सभी स्वर, स्वरों को जब आप बोलेंगे ना, हर्ष तो आ बोल लीजिए, आ बोलिए, इ, उ, री, ए, आई, ओ, औ, ये सब क्या है आपके भाई, सघोष हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, मैंने आपको ये बात भी बताया था कि सभी स्वर जो होते हैं वो कैसे होंगे, अल्प प्राण तथा सघोष होते हैं, ठीक है। तो एक बार आप बेसिक समझ लीजिए फिर से। अगर आपसे पूछे अघोष वर्ण क्या है, तो आप कहेंगे किसी भी वर्ग का पहला तथा दूसरा वर्ण प्लस तीनों सा। तीनों सा बोले तो आपका दंती, मूर्धा और तालव्य, तीनों सा ये कैसे हैं, अघोष हैं। और ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे सघोष की बात करें तो किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा या 345 प्लस यारा लावा हा और सभी स्वर कैसे होंगे, आपके सघोष होंगे, ठीक है। तो इतनी बातें आज हमने सीखा। अब आगे की बात जो आपको सीखनी है, वो सीखनी है संपृक्त ध्वनि। क्या सीखना है बताइए, संपृक्त ध्वनि। तो कोई आपसे पूछे कि भाई संपृक्त ध्वनि क्या है, तो आप कहेंगे जब कोई ध्वनि दो ध्वनियों के संयोग से उच्चरित होती है। जब कोई ध्वनि दो ध्वनियों के संयोग से उच्चरित होती है, तो इस प्रकार की ध्वनि संपृक्त ध्वनि कहलाती है। जैसे चंबल, बल्ब, कंपन आदि, ठीक है। तो चंबल में देखिए माँ और बा एक साथ, माँ ध्वनि और बा ध्वनि एक साथ उच्चरित हो रहे हैं, ला और बा एक साथ उच्चरित हो रहे हैं, माँ और पा एक साथ उच्चरित हो रहे हैं ना। तो यही तो हमने कहा कि जब कोई ध्वनि दो ध्वनियों के संयोग से उच्चरित होती है, तो ऐसी ध्वनियों को आप क्या बोलेंगे, संपृक्त ध्वनि बोलेंगे। ऐसे ही अगर संयुक्त ध्वनि की बात की जाए, तो जब दो व्यंजन एक स्वर के सहारे उच्चरित होते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं बताइए, संयुक्त ध्वनि कहलाते हैं। फिर से एक बार पढ़ लीजिए कि जब दो व्यंजन क्या होंगे, एक ही स्वर के सहारे उच्चरित होते हैं, तो ऐसे ध्वनियों को आप संयुक्त ध्वनि कहते हैं। जैसे न्याय में देखिए, आधा ना है ना, यानी हलंत ना और या दीर्घ आ के सहारे उच्चरित हो रहे हैं, ठीक है। हलंत पा और रा हर्ष आ के सहारे उच्चरित हो रहे हैं, ठीक है। तो यानी आप कह सकते हैं कि जब दो व्यंजन एक ही स्वर के सहारे उच्चरित होंगे, तो ऐसी ध्वनियों को आप क्या कहेंगे, संयुक्त ध्वनि बोलेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, अभी आपका 2021 में यूपीएसआई का एग्जाम हुआ था और प्रश्न आपका यहीं से बना था, ठीक है। द्वित्व युग्मक ध्वनि किसे कहेंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, जब एक ही ध्वनि दो या दो से अधिक बार लगातार आती है, तो उसे द्वित्व या युग्मक ध्वनि कहते हैं। जैसे दिल्ली, जैसे दिग्गज, जैसे कल्लू, और जैसे प्रश्न आपका पूछा गया था लल्लू। क्या पूछा गया था, यही प्रश्न था कि लल्लू निम्न में से किस प्रकार की ध्वनि है, तो आप बताए होंगे, ऑप्शन में था द्वित्व या फिर युग्मक, ठीक है। तो युग्मक ही ऑप्शन में था, तो अगर आप ऑप्शन में युग्मक लगाते तो आपका 1 नंबर वहां पर श्योर होता। सुनिए फिर से एक बार पढ़ लीजिए
कह रहा है कि जब एक ही ध्वनि 2 या 2 से अधिक बार लगातार आती है। देखिए जैसे यहाँ पर ला ध्वनि ना एक से अधिक बार आई है। यहाँ पर देखिए गा ध्वनि जो है वो एक से अधिक बार आई है और ला ध्वनि यहाँ पर फिर से क्या हुआ है, एक से अधिक बार आई है। तो यही डेफिनेशन कहता है कि जब एक ध्वनि एक, दो या दो से अधिक बार लगातार आती है तो ऐसी ध्वनियां आपकी द्वित्व ध्वनि या फिर युग्मक ध्वनि कहलाती हैं। जैसे आपने कहा दिल्ली, दिग्गज, कल्लू, लल्लू, बल्लू ना बहुत सारी चीजें ऐसा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे तो आगे के लिए आपको बताऊं कि आज की क्लासेस जो थी ना आपकी इतनी ही थी। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे वर्णों का उच्चारण स्थान। और मैं आपको बता दूं कि वर्णों का उच्चारण स्थान पूरी वर्णमाला का ना जीस्ट है, हृदय है भाई। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है कल के लिए आपकी। ठीक है, तो अभी तक आप चीजों को देखिए, आपको वर्णमाला के 2 पार्ट्स पढ़ा दिए गए हैं। पहला स्वर पढ़ा दिया गया है, दूसरा क्या पढ़ा दिया गया है, व्यंजन। ठीक है, और जो चीजें आपको बताई गई हैं आप अगर कायदे से नोट्स बनाएंगे और प्रतिदिन इसको रिवाइज करेंगे आधे घंटे, 10 मिनट, 15 मिनट के लिए, तो इससे ज्यादा समय आपका नहीं लेगा। और ध्यान दीजिए, ये जो हिंदी सब्जेक्ट है आपका ना, ये मतलब क्या करेगा, ये एग्जाम में ना आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। ठीक है भाई, ध्यान दीजिए, हिंदी में जो प्रश्न आप गेन करेंगे ना, ये आपकी मेरिट को क्लियर करता है कि आप कहाँ जाने वाले हैं। तो कहने का मतलब कि चीजों को आप रेगुलर रखिए, लगातार पढ़ते रहिए, पर डे एक आदत बनाइए कि आपको पर डे चाहे 5 ही मिनट पढ़ना है, हिंदी पढ़नी है। और आप विश्वास मानिए कि महीने 45 दिन अगर ये काम कर लेते हैं ना, तो फिर हिंदी से आसान और हिंदी से इंटरेस्टिंग आपको कोई सब्जेक्ट ही नहीं लगना है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि क्लासेस आज की भी आपको पसंद आई होंगी और आपके लिए लाभदायक रही होंगी, जो भी कंटेंट आपके लिए दिया गया है। ठीक है, तो अगर ये चीजें आपके लिए हेल्पफुल लग रही हैं, आपको चीजें पसंद आ रही हैं, तो प्लीज अगर अभी तक आप हमारे चैनल ज्ञान सागर कोचिंग इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, और लाइक अगर वीडियो को अभी तक नहीं किया है तो एडवांस लाइक करिए। और अगर चीजें आपको पसंद आ रही हैं और तो इसे अपने कम से कम 2 दोस्तों को जो आपको ना बिल्कुल बिल्कुल पसंद हो, उनको ये वीडियो शेयर करिए। और कल की क्लास में हम लोग मिलेंगे कहाँ पर? कल की क्लास में हम लोग मिलेंगे वर्णों का उच्चारण स्थान पर, वर्णों के उच्चारण स्थान को लेकर। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और नित्य प्रतिदिन अपनी तैयारी को और जबरदस्त करते रहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।